नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम मानहानि पर कानूनी जानकारी देंगे। राहुल गांधी पर मानहानि का केस साबित होने के बाद एक बार फिर मानहानि का मसला उभरकर सामने आया है। ऐसे में मानहानि को समझना बेहद जरूरी है। साथ में ये भी समझना जरूरी है कि अगर सांसद या विधायक मानहानि का दोषी पाया जाता है तो क्या होता है। मानहानि पर तमाम जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो आप भी फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 01206127 और एक और दूसरा नंबर आप डायल कर सकते हैं 01206127 अगर आज के विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, मतलब मानहानि पर कानूनी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मानहानि की कानूनी परिभाषा आखिरकार क्या है? देखिए, मानहानि की कानूनी परिभाषा जो आमतौर पर समझ में आती वही है। किसी व्यक्ति की अगर मान लीजिए उसके बारे में कुछ कहा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, अगर उससे उसका मान, उसका सम्मान घटता है तो ये मानहानि की परिभाषा में आता है। कोई भी तो मानहानि ऐसे देखा जाए तो कानून की दृष्टि में 3 तरह की होती है। एक तो मानहानि जिसको डिफेमेशन कहते हैं, दूसरा ये कि उसका परिवार, जैसे कि कोई चीज कह रहे हैं और कहने के बाद उसका असर हो जाता है, वो उसको कहते हैं स्लैंडर। और अगर कुछ एक ऐसी चीज होती है जो लिख दिया जाए उसको लाइबेल कहते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ अखबार में लिखा है, पत्रिका में लिखा है या कहीं भी लिखा है, वो लिखने से जो बनता है वो मानहानि होती है, उसको लाइबेल में ले आते हैं। और ऐसी मानहानि जो लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं, और उसके कारण अगर किसी की मानहानि होती है तो यह स्लैंडर में आता है। ये डिफेमेशन का ये रूप माना जाता है कि ये एक लिखत में, पढ़त में और एक बोलचाल की भाषा में ये हो जाता है। तो कानून में ये 3 तरह के प्रावधान रखे गए हैं कि जिनके कारण मानहानि होती है। अब आपको ये भी हम बता दें, ये चल लगे हुए कि मानहानि 2 तरह की होती है। एक तो आपको सिविल, मतलब जो दीवानी की है, और एक होती क्रिमिनल, माने आप आपराधिक मानहानि। तो आपको ये जिस ढंग से किया गया है कि कोई व्यक्ति या तो उसके सिविल के लिए मुकदमा दायर करता है या आपराधिक मुकदमा दायर करता है, इस चीज से तय किया जाता है कि किस ढंग की ये मानहानि हुई है। ये चीज खास तौर पर जानने की जरूरत है। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि मानहानि का केस कब किया जाता है? मानहानि का केस, जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही बता दिया कि मानहानि अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज कही जाती है और उसमें सत्यता नहीं है, असत्य है, तो कहते हैं ना कि लॉ में एक अच्छा पॉइंट ये बात दिया है कि ट्रुथ इज डिफेंस। अगर ये बात सही है, किसी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया और वो उसमें सत्यता है, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा डिफेंस है। उसमें आप में उसका बचाव उसी में सीमित है कि हमारे खिलाफ अगर कुछ बात कही गई है और वह बात सच है तो वह एक तरह का हमको सत्य है, सत्य का हमको एक कवच मिल जाता है। उस कवच के कारण हमारे खिलाफ मानहानि नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ये लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, और कैसा अपमान हो रहा, जिसमें सच्चाई का अंश भी नहीं है, सत्यता का रंच मात्र भी कोई इसमें बात नहीं आती है, और ऐसी बात कही जाती है, तो यह मानहानि हुई। तभी ये मानहानि का केस किया जा सकता है कि जब इसमें हमको शामिल हुए, हमको ये मालूम हो जाए कि नहीं, जो इनके खिलाफ बात कही जा रही है, थर्ड पर्सन या तीसरे व्यक्ति के पास वो बात पहुंच रही है, और वो तीसरा व्यक्ति एक हमारे अवधारणा बना लेता है कि नहीं, ये इस ढंग का आदमी है,
और इस ढंग के आदमी में इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो वह मानहानि का केस तभी किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई है तो मानहानि का केस नहीं हो सकता है। सर, कई सारे सवाल हैं आज हमारे पास जिनको हम जानना चाहते हैं। मानहानि पर दोष साबित होने पर विधायक सांसद की सदस्यता जाने की प्रक्रिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही स्पीकर का क्या कुछ रोल होता है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, मानहानि के सदस्यता ये मानहानि के कारण किसी एमएलए और एमपी के सदस्यता नहीं जाती। सदस्यता कब जाती है? जब उसको सजा हो जाती है। सजा कानून के तहत ये प्रावधान है कि 2 साल की सजा अगर किसी एमपी एमएलए को हुई है तो उस सजा के कारण उस व्यक्ति की सदस्यता चली जाएगी, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य हो, वह उसकी सदस्यता चली जाती है। तो आप इस चीज को साफ रख लीजिए कि मानहानि के कारण नहीं, बल्कि मानहानि के कारण जो उसको सजा मिली है उस सजा के कारण उसकी सदस्यता जाती है। इसमें स्पीकर के रोल के बारे में 9 सदस्यीय बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट का राजा रामपाल सिंह के केस के बारे में कहा गया है, जिसमें कई ऐसे सदस्यों की सदस्यता चली गई जो ये मान के चलते थे कि इस ढंग से ये इन्होंने पलट दिया है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, कहा कि स्पीकर का रोल जो है, स्पीकर का रोल एक जज की तरह से हो जाता है और वो इस चीज को देखे कि क्या सचमुच इस व्यक्ति ने कोई अपमान किया है कि नहीं, और उस चीज को ले जैसे अभी राहुल गांधी के केस का आप उदाहरण दे रहे थे। राहुल गांधी के केस में इनकी सदस्यता इसलिए नहीं गई है कि ये मानहानि किसी का की है, इनकी सदस्यता इसलिए गई है कि मानहानि के दोष में ये सिद्ध पाए गए हैं और कोर्ट ने इनको कन्विक्ट साबित कर दिया कि ये देखिए 2 साल की सजा इनको मिलेगी, और जब 2 साल की सजा इनको मिलेगी तो उसी कानून के तहत इनकी सदस्यता चली गई है, छिन गई है। यही नियम है इसका। जी सर, तो एक चीज और बात होनी चाहिए। जी ठीक है सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या मानहानि में थर्ड पार्टी केस दायर कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के केस में मोदी ने नहीं बल्कि किसी और ने याचिका दायर की थी। देखिए, थर्ड पार्टी के बात यह है कि उसमें भी एक मोदी नाम के सज्जन ने ये केस फाइल किया जी। वो आप इसका एक हल्की से 30 सेकंड के भीतर एक पृष्ठभूमि है कि राहुल गांधी के जिस बयान पर उनको सजा हुई है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने कर्नाटक की किसी मीटिंग में कहा कि क्या सारे मोदी ऐसे ही बेईमान होते हैं। उसमें नाम किसी का उन्होंने 2-3 लोगों का लिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी, 2-3 मोदी का, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन 2-3 मोदी इसका नाम लेकर के उन्होंने कहा क्या ऐसे ही सारे मोदी होते हैं। तो एक मोदी नाम के व्यक्ति ने, जो गुजरात का रहने वाला है, उसने वो पूर्णेंद्र मोदी, वो एमएलए भी रह चुके हैं, और उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे के कारण वो कहते हैं कि मेरे पूरे मोदी समाज का अपमान हुआ है, इस नाते हम मोदी समाज के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये इसके कारण मैं मोदी समाज से आता हूँ, इस नाते हमको भी अपमानित किया गया कि जैसे लगता है सारे मोदी इसी ढंग के चोर और बेईमान उचक्के टाइप के होते हैं। इस कारण ये चला गया है बात। लेकिन थर्ड पार्टी का जहां तक बात होती है, थर्ड पार्टी का कोई इसमें रोल नहीं होता है। वो रोल उसी का होता है जो उससे वाकई प्रभावित हो। लेकिन इसमें थर्ड पार्टी केवल नाम लेकर के नहीं कहा गया, ये पूरे मोदी समाज को कह दिया गया। इस नाते मोदी समाज में आने वाले जो लोग भी हैं वो ये कहते हैं कि हम निश्चित तौर पर अपने को अपमानित महसूस करते हैं और हमारे मान में गिरावट आई है, हमारा सम्मान धूल धूसरित हुआ है, इसलिए उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था। थर्ड पार्टी इसमें नहीं है, बल्कि वही एक पार्टी है जो जिसको मान के चलते हैं कि हमारा अपमान हुआ है। सर, एक चीज और बताइए कि क्या दूसरे प्रदेश में की गई टिप्पणी का किसी दूसरे प्रदेश की कोर्ट सुनवाई कर सकती है? क्योंकि राहुल के केस में कर्नाटक में टिप्पणी की गई थी और जो सुनवाई हुई वो गुजरात में हुई। देखिए, वैसे तो जो संविधान कहता है कि जहां मुकदमा हुआ है, जैसे मान लीजिए कर्नाटक में उन्होंने कोई बयान दिया है तो कर्नाटक में मुकदमा किया गया है, लेकिन वह पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट में ले आके कहते हैं कि अगर हमको ये ट्रांसफर हम कर दिया जाए, केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये विशेषाधिकार होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन इसमें और उस केस में दोनों में अंतर ये मान लिया जाएगा कि ये मुकदमा ही राहुल गांधी के कर्नाटक के बयान पर ये मुकदमा ही किया गया है, ये गुजरात में।
सूरत में किया गया है। ये मुकदमा वहां कर्नाटक में नहीं किया गया था, ये कर्नाटक में नहीं किया गया था, बल्कि ये मुकदमा किया गया था सूरत में। और आजकल की एक ऐसी स्थिति है कि जैसे आप देखिए, आपने कभी बार सुना होगा, देखा होगा कि तमाम जैसे बंबई के अखबार इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया होते, इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में बहुत सारी खबरें छपी, तो जो उसको लेकर के जो लोग पढ़ने वाले हैं उस इलस्ट्रेट वीकली को, कोई उड़ीसा में मुकदमा कर दे रहा है, कोई बिहार में मुकदमा कर दे रहा है, कोई मुकदमा उसके खिलाफ कर दे रहा, असम में कर दे रहा है। वो कहते हैं कि हम चूंकि यहाँ पर हैं, इस नाते इलस्ट्रेट वीकली में जो कुछ भी छपा है वो उस समय की मैं घटना बता रहा हूँ, उस समय ये जो छपा है उससे हम यहाँ बिहार में रहते हुए या उत्तर प्रदेश में रहते हुए या उड़ीसा में रहते हुए या बंगाल में रहते हुए प्रभावित हो रहे हैं। इस नाते हमको ये मुकदमा करने का अधिकार यहाँ पर भी है। ये जुरिस्डिक्शन वहीं पर चला जाता है जहां वो व्यक्ति रहता है जो अपने को अपमानित महसूस करता है। इस लिहाज से आप कहेंगे तो अगर ये कर्नाटक में बयान उनका दिया गया है तो वास्तव में कर्नाटक में ही होना चाहिए, लेकिन वो जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभावित होने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा अपमान हुआ है और मैं कर्नाटक में नहीं रहता हूँ, लेकिन उनका बयान यहाँ पर छपा है, ये बयान सारे लोगों ने देखा है और मैं रहता हूँ गुजरात में, इसलिए मेरा ये जुरिस्डिक्शन यहीं पर बनता है, ये कार्य क्षेत्र बनता है, इस कार्य क्षेत्र में मैं मुकदमा कर सकता हूँ। इसी के आधार पर उसकी सुनवाई गुजरात में हुई। ठीक है सर, ये तो राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर बात हुई, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार मानहानि जो है उसकी सुनवाई की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मानहानि का मैंने आपसे यही शुरू में ही बता दिया कि इसकी प्रक्रिया यह है कि मानहानि जैसे हम मुकदमा करते हैं किसी के खिलाफ मानहानि का, तो ये मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरा है, मुझे यह साबित करना है कि इस व्यक्ति ने मेरी मानहानि की। जिस व्यक्ति ने मान लीजिए वो मानहानि किया है या नहीं किया है, ये उसका जिम्मेदारी नहीं है कि वो साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ। ये निर्दोष नहीं, आपको दोष सिद्ध करने के लिए उस व्यक्ति को जिसने ये मुकदमा किया है उसको ये बताना पड़ेगा कि मेरा अपमान हुआ है, ये मेरा अपमान हुआ है और इसको साबित करना है उसको। ये उस व्यक्ति पर नहीं आता है कि जिसने उसका अपमान किया है, क्योंकि ये हमको ये बात नहीं है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जैसे आप क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में क्या है, ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। मान लीजिए किसी आदमी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, तो चोर जो है ये जाकर के कोर्ट में ये नहीं कहेगा कि मैं चोर नहीं, ये जिसने चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाया है ये उसकी जिम्मेदारी है कि जाकर के कोर्ट को बताया कि ये इस व्यक्ति ने चोरी की है और हमारे इतने गवाह हैं और इसके हाथ से ये सामग्री पकड़ी गई है, जो चीज चोरी में रिपोर्ट में लिखाई गई थी वो सारी चीज के घर से मेरे बरामद हुई है और इतने लोग जो इस चीज को साबित करते हैं कि नहीं इस व्यक्ति ने चोरी की है। तो यह जो आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है या कुछ भी कहा है उसके कारण मेरा अपमान हुआ है। ये उस व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं बनती है जिसने उसका अपमान किया, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि अपमान नहीं किया है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमने आपका अपमान किया है तो आप इस चीज का साबित करिए कि हमारा अपमान हुआ है और किस ढंग से अपमान हुआ है। ये जो आरोपी पर जिम्मेदारी नहीं आती है बल्कि आरोप लगाने वाले पर जिम्मेदारी आती है। सर, मानहानि के लिए कानूनी नोटिस की प्रक्रिया क्या कुछ है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मानहानि के लिए कानूनी नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वो इस किसी के बयान से या किसी के लेखन से, उस अखबार में कुछ चीज छप गई है या मान लीजिए टेलीविजन पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, उसके कारण उसके मान में अपमान हुआ है, उसका मान खत्म हुआ है, तो उसको वकील के माध्यम से ये कानूनी नोटिस देना जरूरी होता है। उसमें आप बताएंगे कि किन किन बयानों से, आपके इन बयानों से हमारा ये नुकसान हुआ है, हमारी ये चीजें आई हैं। आप जैसे या तो कहिए कि आप 7 दिन के भीतर या 10 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर आप माफी मांगिए आप अपने बयान पर, या इस चीज को कहिए कि देखिए अगर आपने माफी अच्छे इंटेंशन से कहा है और उसको गलत ढंग से मान लिया गया है तो वो 2-3 चीजों कर वो तय कर देगा कि भाई हमको ये मुकदमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ये मान लेता है कि नहीं हमने ये गलत बयान दे दिया था और जाने अनजाने ऐसी गलती हो गई थी, तो वो मुकदमा उस पर कोर्ट ही कई बार संज्ञान इस चीज का नहीं लेता। लेकिन जब आदमी इस चीज को नोटिस दी जाती है, नोटिस देने के बाद वो आदमी कहता है कि नहीं मैंने जो बयान दिया है वो जानबूझ करके और सही बयान दिया है, उस बयान
पर मैं कहीं से पीछे नहीं झुक रहा हूँ, मैं पीछे नहीं लौट रहा हूँ, तो उसी पर तब वो मुकदमा उसका चलाया जाता है, क्योंकि उसमें नोटिस में ये बताना पड़ता है आपको कि इन कारणों से मैं अपमानित महसूस करता हूँ या मेरे मान को ठेस पहुंची है, ये आघात पहुंचा है, इस आघात के लिए आपको ये काम करना होगा। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं कानून के सहारा लेते हुए आपके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। ये कानूनी नोटिस बहुत जरूरी होती है। बिना कानूनी नोटिस के आप सीधे ऐसे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और कि किसी के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर दें, ऐसा होता नहीं है। सर, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे कि झूठा केस करने पर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, झूठा केस करने के बाद अगर ये मालूम हो साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ अगर मानहानि का झूठा मुकदमा दायर किया है और मानहानि के झूठे मुकदमे में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ट्रुथ इज डिफेंस, अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो यह व्यक्ति जिसने मानहानि का मुकदमा किया है वह हमारी मानहानि खुद कर दे रहा है और हमको उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वही कोर्ट में जाना पड़ेगा कि देखिए इस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ ये काम किया है, हम उसको एफआईआर दर्ज कराएंगे, धारा 340 के तहत हम कोर्ट के मुकदमा करेंगे और उस व्यक्ति को दंडित होना पड़ेगा, उस सजा उसको मिलेगी कि आपने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज कराया। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता है ना कि ये मुकदमे इस ढंग के होते हैं मानहानि के कि आपने मुकदमा मान लीजिए किसी ने किया, मेरे खिलाफ किया या किसी के खिलाफ किया, मैं मुकदमे को जीत गया कि नहीं ये गलत हो गया, तो लोग क्या करते हैं, माफी मांग करके निकल जाते हैं। कई बार इसमें एक ऐसा भी ये कहते हैं नहीं मेरा गलत इरादा नहीं था, ऐसे इरादे से मैंने नहीं कहा था और इस ढंग का हो गया है। लेकिन अगर कोई आदमी जिद पर आ जाएगा कि देखा गया है कि ये इसके बयान में कोई सच्चाई नहीं है और उस सच्चाई में उसका ये लगता है कि अपमान नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति उसके खिलाफ उल्टे मुकदमा कर सकता है और उस उल्टे मुकदमे में वो व्यक्ति जिसने मुकदमा झूठा दर्ज किया है उसको भी सजा होगी, उसको भी दंड मिलेगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मानहानि के केस में कौन सी धारा लगती है? देखिए, मानहानि के केस में तो सिविल मानहानि होती है तो लॉ ऑफ टार्ट से चलता है, लेकिन नहीं तो आईपीसी की धारा 499 और 500। 499 में ये होता है कि थर्ड पार्टी अगर कोई लगता है कि इस व्यक्ति का अपमानित महसूस करता है, उसका डिफेम हुआ है, वो उसके प्रतिष्ठा में आंच पहुंची है, उस पर आघात पहुंचा है, तो 499 तहत उसे दिया जाता है। और धारा 500 में ये खास बात आती है कि धारा 500 में ये खास तौर पर रहता है कि सजा उसमें दी जाती है, वो मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सजा दे। सजा देने का मैक्सिमम इसमें केवल 2 साल का प्रावधान है, 2 साल के अलावा या फाइन भी या दोनों, कुछ फाइन वो इम्पोज कर देते हैं, फाइन लगा देते हैं, और नहीं तो 2 साल की सजा, अधिकतम सजा डिफेमेशन के केस में मिल सकती है, 2 साल से ज्यादा नहीं होती। जो कि ये राहुल गांधी के केस में आपने देखा होगा कि अधिकतम सजा जितनी मिल सकती थी उतनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनको दे दिया, 2 साल की, और 2 साल से कम की सजा होती तो शायद इनकी सदस्यता भी नहीं जाती, क्योंकि 2 साल ही उसमें प्रावधान है कि 2 साल के सजा का प्रावधान है। 2 साल की सजा पर ही उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है, अन्यथा सदस्यता नहीं छीनी जा सकती है। इसी नाते इनकी सदस्यता गई है क्योंकि उसमें 2 साल का अधिकार दिया गया है, 2 साल के लिए ही रखा गया है। जी सर, ये तो बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ पर हमारे तमाम दर्शकों को दी, लेकिन ये भी बताइए कि कभी कभी लाखों करोड़ों का मुआवजा मांगा जाता है, मानहानि में मुआवजे की मांग किस तरीके से निर्धारित होती है? अच्छा, ये बात आपकी बहुत ठीक कह रहे हैं कि देखिए, ये हमने आपसे कहा ना कि सिविल एक है और एक है जिसमें कि क्रिमिनल है, तो ये क्रिमिनल में तो सजा का प्रावधान है कि वो करें, लेकिन एक जैसे हुआ है वो टार्ट के अंतर्गत, जैसे किसी आपने कोई कंपनी है, कोई फैब्रिक बनाई किसी ने या कोई और सामान बनाया और उसके बारे में आप या किसी ने अखबार में या कहीं पर भी गलत सलत लिख दिया, तो गलत सलत लिख दिया तो वो कहते हैं कि देखिए हमको आपके अपमान के कारण इतने का नुकसान हुआ है और हमारे इतने कर्मचारियों को और इतने लोगों को हमको मानसिक आघात पहुंचा है, ये मानसिक आघात पहुंचा है और इतने का नुकसान हुआ है। इसी के आधार पर वो कई बार कहा जाता है कि आप करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया हमारे खिलाफ हम मुकदमा कर दिया जाता है और उस मुकदमे को आपको लेकर साबित करना होता है कि आप साबित करिए। जैसे किसी अखबार में कोई खबर
और छाप देने से वो अखबार में खबर छपते ही वो व्यक्ति कहता है कि मेरा सामान बिकना बंद हो गया या मेरे सामान का इतना नुकसान हुआ है जिसके कारण मुझे इतने का नुकसान हुआ है और इतना का 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो 10 करोड़ आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हमारा मुआवजा नहीं हुआ, भरपूर भरपाई नहीं हो पाई है। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसके ऊपर कितना डैमेज का मुकदमा किया जाए और वो डैमेज का केस जो है वो लॉ ऑफ टार्ट के तहत आता है। वो सिविल डिफेमेशन का केस हुआ है और उस सिविल डिफेमेशन में हमारे सामान का, हमारी वस्तु का, हमारे मकान का, जैसे किसी आप टावर के खिलाफ जैसे गाजियाबाद में या कहीं भी नोएडा में कोई बन रहा है, मकान बन रहा है और उस मकान के बारे में अनाप शनाप चीजें लिख दी जाए जिसके कारण उसका मकान बिकना बंद हो गया, तो वह व्यक्ति इस चीज को देखता है कि मेरा इससे इतने का नुकसान हुआ है और इतने का मुझे मानसिक आघात हुआ है, मेरा बिजनेस आगे भी चलने में ठप हो जाएगा, लिहाजा आप 1 का 10 या 1 का 5 जो भी उचित वो समझता है उतने का मुकदमा कर सकता है और उतना अगर वो साबित हो जाता है तो डैमेज देना पड़ेगा और अगर वो साबित नहीं हो पाता तो डैमेज नहीं देना। जी सर, मानहानि पर इतनी अहम और कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।